हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी यूट्यूब चैनल रोहित गोस्वामी लॉ क्लासेस में। और आज मैं आपको कराने वाला हूँ एलएलबी सेकेंड ईयर, सैम है हमारा थर्ड, एक्ट है लॉ ऑफ प्रॉपर्टी जिसे हम टीपीए भी बोलते हैं और जिसे संपत्ति अंतरण अधिनियम भी कहते हैं। और कोड है हमारा 3004 और क्वेश्चन नंबर है हमारा सेकंड। अब से पहले आपके यूट्यूब चैनल पर मैं मुस्लिम लॉ और पब्लिक इंटरनेशनल लॉ की ऑलरेडी वीडियो डाल चुका हूं और जितनी मैंने वीडियो डाली है वहां से आपका 85% पेपर आपका आएगा। ठीक है, आप अच्छे से जाके तैयारी कीजिए। और ये है हमारा सेकंड क्वेश्चन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और वेरी जेन्युइन कंटेंट है जो आपके एग्जाम से ही रिलेटेड है। ठीक है, वीडियो में चलने से पहले आपसे बस छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आपने चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों को भी शेयर किया करो। जिन बच्चों ने अभी तक नोट्स परचेज नहीं किए हैं तो वो परचेज कर लो। थर्ड सेमेस्टर के और पांचों एक्ट्स के नोट आपको 499 में मिल जाएंगे। ठीक है, आप हमारे कॉन्टैक्ट नंबर पे व्हाट्सएप पे आके हमसे जुड़ सकते हो पीडीएफ लेने के लिए। ठीक है, ज़्यादा बात ना करते हुए अब चलते हैं अपने क्वेश्चन की तरफ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ध्यान से समझना है। ठीक है, संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अंतर्गत चल तथा अचल संपत्ति का अंतरण, धारा 5। देखिए, चल और अचल जो संपत्ति होती है उसके ऊपर मैं प्रॉपर एक वीडियो ऑलरेडी बना चुका हूं जो आपका फर्स्ट क्वेश्चन था। आप प्ले लिस्ट में जाइए और वहां से उसे देख लीजिए। ठीक है, चल संपत्ति एक बार और बता देता हूं, वो होती है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाई जा सके, और अचल संपत्ति वो होती है जो एक ही स्थान पर स्थिर रहे। ठीक है, अब यहां पे बात कही गई है कि चल तथा अचल संपत्ति का अंतरण धारा 5 यानी सेक्शन 5 के अनुसार चल और अचल संपत्ति के बारे में बताइए। ठीक है, दूसरा जो चल संपत्ति होती है इसे हम जंगम संपत्ति भी बोलते हैं और जो अचल संपत्ति होती है उसे हम स्थावर संपत्ति भी बोलते हैं। ठीक है, एक बार मैं यहां पे लिख देता हूं, चल को हम जंगम बोल देते हैं और अचल को स्थावर। ठीक है, तो आपका कहीं एग्जाम में लिखा आ जाए तो आप कंफ्यूज ना होना। ठीक है, अब पढ़ते हैं इसके आंसर को, देखते हैं। संपत्ति अंतरण से तात्पर्य ऐसे कार्य से है जिसके द्वारा कोई जीवित व्यक्ति एक ही या एक से अधिक जीवित व्यक्तियों को स्वयं को या स्वयं और एक अथवा अधिक जीवित व्यक्ति को, ये कह रहा है कि कोई एक व्यक्ति है जिसके नाम पर प्रॉपर्टी है, या तो वो उस प्रॉपर्टी को अपने ही नाम पे रखे या अपने नाम पे कर ले, या उस प्रॉपर्टी को अपने नाम पे भी रखे और उसका कुछ हिस्सा दूसरे व्यक्ति को दे दे। ठीक है, या उस हिस्से को दो अन्य व्यक्तियों में दे दे। ठीक है, अथवा अधिक जीवित व्यक्तियों को वर्तमान या भविष्य में अपनी संपत्ति को देता है, उसको कहते हैं संपत्ति का अंतरण। बात थोड़ी घुमाव वाली सी है, इसे समझेंगे बड़े ही आसानी से। देखो, एक ए नाम का व्यक्ति है और इसके पास एक भूमि का टुकड़ा है। ठीक है, और भूमि है ये, और भूमि का नाम है कै। ठीक है, अब ए इस भूमि को बांटना चाह रहा है, तो भूमि का जो एक कै टुकड़ा है इसमें से आधा हिस्सा तो ए अपने पास रखना चाहता है और आधा रख देना चाहता है बै को। ठीक है, बै कोई भी हो सकता है, पुत्र हो सकता है या किसी को बेचना चाह रहा हो, कोई भी बी पार्टी कोई और भी हो सकती है। ठीक है, तो यहां पे जैसे बोला था, जीवित व्यक्ति एक या एक से अधिक जीवित व्यक्तियों को स्वयं को या स्वयं और एक अथवा अधिक जीवित व्यक्तियों को, देखो स्वयं को भी बोल रहा है, स्वयं को, यस
व्यक्तियों को, स्वयं को, या स्वयं और एक अथवा अधिक जीवित व्यक्तियों को। मतलब स्वयं तो खुद हो गया, खुद को भी दिया हिस्सा, ठीक है, और अन्य को दे दिया। या कह रहा है स्वयं को या अन्य और दो व्यक्तियों को। भाई इसमें तो हिस्से कितने भी कर दे। अब इसमें चार व्यक्ति हैं, 5 हैं, 6 हैं, जितने जैसे जैसे पुत्र होते हैं, तो जैसे इस भूमि के 5 टुकड़े करे, एक टुकड़ा इन्होंने अपने पास रखा और अन्य में बराबर बराबर डिवाइड कर दिया। तो इसी प्रकार कह रहे हैं कि कोई भी भूमि का टुकड़ा है जो दान करने वाला है या देने वाला है, अंतरण करने वाला है, अंतरण यानी जो देने वाला है, खुद भी अपने पास कुछ हिस्सा रख सकता है और उसी को अन्य व्यक्तियों में भी दान कर सकता है। दूसरी पार्टी 1 हो, 2 हो, 3 हो, वो अलग होती बात है, ठीक है। सेक्शन 5 में जीवित व्यक्तियों के अंतर्गत कंपनी, संगम वे व्यक्तियों का निकाय भी आता है, ठीक है। आगे समझते हैं। धारा 5 के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। देखिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बात है, अच्छे से समझना। हालांकि वैसे मैंने बहुत ही सिंपल शब्दों में लिखा हुआ है और ध्यान से समझ लेना। सेक्शन 5 के निम्नलिखित आवश्यक तत्व हैं। कौन कौन से आवश्यक तत्व हैं, यहां से क्वेश्चन बनता है कि संपत्ति अंतरण अधिनियम की धारा 5 के आवश्यक तत्वों के बारे में बताइए, ठीक है। तो यहां से ये क्वेश्चन हमारा बन जाता है, ठीक है। नंबर 1 है संपत्ति अंतरण में संपत्ति एक से दूसरे के पास जाती है। भाई हम जब कोई अंतरण करेंगे, एक वस्तु को हम एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति के पास पहुंचाएंगे, तो उसका क्या होगा, अंतरण होगा। सबसे पहले क्या होना चाहिए, अंतरण होना चाहिए। ये तो है नहीं कि भाई मैंने कह दिया आप मेरी संपत्ति को ले लो और हमने उसके नाम वो संपत्ति नहीं की, तो ऐसा नहीं हो सकता है, ठीक है। नंबर 2 है संपत्ति अंतरण जीवित व्यक्तियों के मध्य होता है। जो अंतरण होता है, हम जो भूमि या कोई संपत्ति है, जब हम किसी को देते हैं या हम अपनी कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, संविदा करते हैं, उस समय 2 व्यक्तियों का होना बहुत जरूरी है। पॉइंट नंबर 3 है सेक्शन 13, 14 और 16 के द्वारा अंतरण विभिन्न परिस्थितियों में अजन्मे व्यक्तियों को भी किया जा सकता है। जो अंतरण होता है हमारा, जैसे यहां पे देखो ए है और ए के पास एक टुकड़ा था भूमि का, क्या है? अगर एक इसका पुत्र है तो भाई उसको दे सकता है। अगर पुत्र का पुत्र मतलब ये दादा हो गया और इसके का हो गया पोता। अभी इसका जन्म नहीं हुआ है, ठीक है, ये अभी क्या में है, गर्भ में है। तो ये दादा जो है अपनी इस संपत्ति को इसके नाम कर सकता है गर्भ में आते ही। जैसे गर्भ में बच्चा है तो उसके नाम पर हम संपत्ति को ट्रांसफर कर सकते हैं, उसके नाम पर संपत्ति कर सकते हैं, बशर्ते कि ऐसी संपत्ति इस लड़के से पहले किसी और के अंडर दे दी जाएगी, ठीक है। कि जैसे ही इसका जन्म होगा आप इस प्रॉपर्टी को इसके नाम कर दोगे, ठीक है। ये क्वेश्चन आएगा आगे, आप समझेंगे, लेकिन यहाँ पे जो बात थी वो मैंने समझाई है कि दादा अपने पोते के लिए यानी अपने पुत्र के लिए, नाती के लिए अंतरण कर सकता है, ठीक है। नंबर 4 यानी पॉइंट नंबर 4 देखते हैं। अंतरण वर्तमान या भविष्य देह हो सकता है। जो हमारा अंतरण है या तो हम तुरंत कर सकते हैं या हम भविष्य में कर सकते हैं, ठीक है। अब बात आती है कि हम भविष्य में अंतरण कैसे करेंगे। जैसे हमने कोई भूमि का टुकड़ा किसी को देने का वादा किया, या कोई खेत है, हमने ये जो है ए का खेत है और किसको दे दिया, बी को दे दिया, ठीक है। ए का था और ए ने किसे दे दिया, बी को। लेकिन ये खेत जो है इसमें क्या है, फसल हो रही है, कोई भी फसल है।
तो ए ने बोला कि ये जो जमीन है, ये जो खेत का टुकड़ा है, मैंने तुम्हारे नाम कर दिया है, लेकिन इसकी पूरी फसल हो जाने के बाद मैं आपको दूंगा, तब तक मेरी फसल नहीं कटेगी, तो ये मेरा अधिकार है और नाम मैं तुम्हारे अभी कर रहा हूं। तो ये क्या हो गई, भविष्य देह हो गई। इसी प्रकार से जब हम गर्भ में कोई दान करते हैं, अंतरण करते हैं, तो दादा ने क्या कहा, मैं अपने नाती के नाम कर रहा हूं, और उससे पहले एक मिडिएटर होता है हमारा बीच में, उसके नाम पर या उसके अधिकार में दे दी जाती है। जैसे ही पुत्र होता है उसके नाम पे चली जाती है। अगर किसी कारण से इसकी मृत्यु हो जाती है या कोई और संभावना बनती है, तो ये चीज क्या हो जाएगी, वापस हो जाएगी किस पे, दादा के पास ही। तो इसी प्रकार ये वर्तमान में या भविष्य दे, भाई भविष्य जो जन्म ले लेगा तभी तो जाएगी, इसी प्रकार से फसल कट जाएगी तो जाएगी, या कोई और कंडीशन हो, इस प्रकार से ये हो सकता है। ठीक है, तो जो अंतरण है भविष्य, वर्तमान या भविष्य दे हो सकता है। दूसरी बात और समझा देता हूं कि जो मैंने एग्जाम्पल अभी आपको दिए हैं, 1 2 3 जो भी मैं देता हूं, आपको समझने के लिए मैं देता हूं। आप इनको बिल्कुल ये मत सोचना कि इनके अलावा और कोई एग्जाम्पल लॉ के अंदर हो ही नहीं सकते हैं। हजारों हजार एग्जाम्पल आपके बन सकते हैं, हजारों हजारों कहानियां हो सकती हैं। हर केस में एक नया ट्विस्ट निकल के आता है, एक नया कारण पैदा हो जाता है। तो समझने के पर्पज से इन चीजों को बताया जा रहा है, लेकिन आधार और बेस यही रहता है, और चीजें और एग्जाम्पल नए नए हो सकते हैं। तो आप ये ना सोचना कि सिर्फ ये 2 ही एग्जाम्पल हो सकते हैं। आपके मन में कोई अच्छा सा एग्जाम्पल हो तो आप वो भी सेट कर सकते हो। पॉइंट नंबर 5, अंतरण संपत्ति वर्तमान में हो तभी उसका अंतरण वर्तमान या भविष्य में हो सकता है। देखो अभी क्या बोला था कि जो अंतरण होगा, जब हम किसी को कोई संपत्ति देंगे, वो वर्तमान में या तो तुरंत या भविष्य में दे सकते हैं। लेकिन दूसरा पॉइंट क्या कहता है कि हम वर्तमान और भविष्य में संपत्ति तो तभी अंतरण करेंगे जब संपत्ति हो। तो यहां पे कहा गया है संपत्ति का उपस्थित होना जरूरी है। अब ये तो है नहीं कि ए ने बी से कहा कि आप मुझे 10 लाख रुपए दे दो, ठीक है, और ए ने कहा कि बी से मुझे 10 लाख रुपए दे दो, और जैसे ही अगले साल मेरे पास कोई संपत्ति आएगी, यानी मैं कोई जमीन खरीदूंगा, तो उसमें से आपको कुछ हिस्सा दे दूंगा। तो इस प्रकार का कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। ठीक है, इस प्रकार से बात नहीं बन सकती। या ये बोल दे कि आप के लिए मैं आने वाले समय में जो मेरी जमीन है इसका मैं कुछ हिस्सा आपको दे दूंगा, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं हो सकता। इस प्रकार का अंतरण नहीं हो सकता। ठीक है, वर्तमान में जमीन होनी चाहिए। ठीक है, इसने कहा कि मेरे पास जमीन आ जाएगी तो मैं उसमें से आपको कुछ हिस्सा दे दूंगा, लेकिन वर्तमान में ए के पास कुछ भी नहीं है, और इन्होंने क्या कर लिया है, आपस में कॉन्ट्रैक्ट कर लिया। ठीक है, तो ऐसा कॉन्ट्रैक्ट नहीं होगा जब तक तो कोई आपके पास संपत्ति नहीं होगी। कल्पना या भविष्य में मिलने वाली वस्तु का अंतरण नहीं हो सकता। जिस प्रकार के अभी मैंने आपको बताया था, कल्पना मात्र या सोच विचारी या कहते हैं ना ख्वाब, सपने, उस प्रकार के, यहाँ पे क्या है, कल्पना मात्र, ऐसा नहीं हो सकता। पॉइंट नंबर है हमारा 7, अंतरण संपत्ति अंतरण योग्य वे अंतरणकर्ता सक्षम होना चाहिए। यहाँ पे बोला गया है जो हम संपत्ति एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति को जब हम ट्रांसफर करते हैं या उसे हम देते हैं, तो उसके लिए वो जो संपत्ति है वो योग्य होनी चाहिए। ऐसे नहीं है कि विवादित संपत्ति को हमने ट्रांसफर कर दिया, या ऐसी संपत्ति को या ऐसी वस्तु को हमने ट्रांसफर कर दिया जिस पे हमारा अधिकार ही नहीं था। ठीक है, और दूसरी बात, हम जो अंतरण यानी ट्रांसफर जो हम अपनी प्रॉपर्टी का कर रहे हैं, प्रॉपर्टी किसी भी प्रकार की हो सकती है, जैसा कि हम फर्स्ट वीडियो में बता चुके हैं। तो उसके लिए जिसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं वे, यानी ग्रहण करने वाला और देने वाला दोनों कैसे होने चाहिए,
सक्षम प्रकार के व्यक्ति होने चाहिए। उनके अंदर इतनी समझ होनी चाहिए कि वो जो काम कर रहा है और जो वो ग्रहण कर रहा है उसकी उसे पूर्ण क्या है, समझ है। ठीक है, आगे चलते हैं। पॉइंट नंबर है हमारा 8, संपत्ति स्वयं को भी अंतरित की जा सकती है। ठीक है, यहां पे बोला है कोई संपत्ति है और उसे हम स्वयं को भी क्या कर सकते हैं, अंतरित कर सकते हैं। एक ही व्यक्ति अंतरणकर्ता व अंतरिती दोनों हो सकता है। जैसे देखो यहां पे क्या है कि इस पॉइंट का अर्थ यहां से निकलता है कि जैसे संपत्ति स्वयं को भी अंतरित की जा सकती है। अब क्वेश्चन ये उठता है कि सर स्वयं को ही अंतरित कैसे कर सकते हैं, कि हमारी जमीन है वो ऑलरेडी हमारे पास है तो हम उसे कैसे अपना अंतरित कर सकते हैं। हम इस्तेमाल तो कर सकते हैं लेकिन अंतरित नहीं कर सकते। तो उसका भी एग्जाम्पल आगे है, देखते हैं। एक ही व्यक्ति अंतरण करता और अंतरिती दोनों हो सकता है, यानी देने वाला और ग्रहण करने वाला। जैसे वफ करता द्वारा अपनी संपत्ति का वफ गठन करना। देखो वफ होता है जिस प्रकार से हम हिंदुओं में दान होता है, उसी प्रकार से मुस्लिम समुदाय में वफ होता है। वफ का मतलब होता है दान करना। जो हिंदू दान करता है वो किसी भी व्यक्ति को, किसी भी समुदाय को कहीं भी दान कर सकता है। लेकिन जो वफ होता है, वफ के अंदर है कि बस वफ मुस्लिम से मुस्लिम को ही होता है। ठीक है, मुस्लिम से मुस्लिम को ही दान होता है। तो एक ट्रस्ट होता है किसी एक प्रकार का। ठीक है, तो एक मुस्लिम व्यक्ति ने अपने नाम से ही एक वफ ट्रस्ट बना लिया, यानी एक वफ प्रकार, दान प्रकार का एक समूह बनाया और उसको दान कर दिया और फिर उसी का क्या बन गया, मालिक। जैसे हमने एक मंदिर बनाया अपनी जमीन पे और उस मंदिर के हम खुद ही मालिक बन जाएं, फिर क्या कर दें, खुद ही पुजारी हो जाएं। या एक व्यक्ति ने अपनी जमीन दान करी और उस पे क्या बनाई, मस्जिद, और मस्जिद के क्या बन गए, खुद ही अधिकारी बन गए। ठीक है, तो इस प्रकार से जो हमारी जमीन है, हमने खुद ही मंदिर बनाया, खुद ही मस्जिद बनाई और उसके कर्ता धर्ता हम स्वयं हो गए। तो इस प्रकार का दान, यानी हमने ही दान करा, हमने ही अंतरण करा मतलब, और हम ही क्या हो गए, उसके अधिकारी, यानी हमारे ही अधिकार में वो आ गई। तो इस प्रकार से हम संपत्ति को स्वयं को भी क्या कर सकते हैं, दान कर सकते हैं। एक बात और, वीडियो बनाते में और समझाते वक्त अगर किसी भी पर्सन को मेरी बातों से अगर बुरा लगे, जैसे मैं कुछ बोलता हूं, तो उसके लिए मैं क्षमा प्रार्थी हूं। मेरा मकसद सिर्फ समझाना होता है, किसी को की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं, हिंदू हो या मुस्लिम हो। ठीक है, तो आप बुरा ना मानना कि सर ने इस प्रकार से बोला है, तो उसके लिए सॉरी। आगे चलते हैं। लेकिन ये नियम वसीयत प्रपत्रों से किए अंतरण में लागू नहीं होते। ठीक है, इस प्रकार के जो अंतरण है वसीयत द्वारा किए गए हों तो लागू नहीं होते। आगे है पॉइंट हमारा, गर्भस्थ बच्चों को जीवित व्यक्ति माना गया है अतः उससे किया गया अंतरण वैध होगा। तो जैसे कि अब से पहले बता चुका हूं, जो गर्भ में बच्चे होते हैं, जो माँ के पेट में बच्चे होते हैं, उनको किया हुआ जो दान होता है, अंतरण जो होता है, वो सक्षम होता है, क्योंकि जो गर्भ में व्यक्ति आ जाता है उसको एक जीवित व्यक्ति की तरह ही माना जाता है। आगे, न्यायालय को जीवित व्यक्ति नहीं कहा जा सकता। आगे देखते हैं, अंतरित संपत्ति अंतरिती। नंबर 1, जिसे संपत्ति दी जानी है वह तुरंत हस्तांतरित की जा सकती है। मतलब हम जिसको संपत्ति अंतरण कर रहे हैं या दे रहे हैं उसको हम तुरंत हस्तांतरित कर सकते हैं। संपत्ति अंतरण भविष्य की किसी तारीख या समय हो सकती है। जैसा कि अब से पहले बता चुका हूं, जैसे हमने बोला संपत्ति हम अंतरण कर रहे हैं, हमारा कॉन्ट्रैक्ट हो गया है,
तो भविष्य में भी हम उसे दे सकते हैं। जैसे कि अभी मैंने खेत और फसल का एक एग्जाम्पल दिया था, या हमने कोई घर बेचा, यानी मकान हमने क्या है बेचा, और मकान में कुछ व्यक्ति उसमें रह रहे थे, तो उन्होंने बोला कि भाई हम ये आपके नाम तो कर रहे हैं, लेकिन हमें यहाँ से निकलने के लिए कुछ महीने या कुछ हफ्ते का समय दो। तो इस प्रकार से उसके बाद आपको ये अधिकार दे दिया जाएगा। तो इस प्रकार से हो सकता है। अंतरण के समय संपत्ति का विद्यमान होना आवश्यक है। जैसा कि अब से पहले बता चुका हूं, जो संपत्ति उपस्थित हो वर्तमान में उसी का अंतरण किया जा सकता है। कल्पना कालीन संपत्ति का अंतरण नहीं हो सकता। भविष्य में प्राप्त संपत्ति का अंतरण नहीं हो सकता। जैसे कि कल्पना करना या भविष्य में हमें कोई वस्तु प्राप्त होने वाली है, ऐसी वस्तुओं का हम अंतरण नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे कि मुंगेरी लाल के सपने होते हैं कि मुझे ये मिलेगा तो मैं ये करूंगा, मुझे ये मिलेगा तो मैं तुझे ये दूंगा, ऐसा नहीं। जो उपस्थित है उसी के ऊपर हम बातें करेंगे। ठीक है, वही अंतरण होगा। आगे चलते हैं। निम्नलिखित संपत्ति अंतरण नहीं है। देखो, अब से पहले हमने पढ़ा था किन तरीकों से और किस चीज को हम अंतरण कर सकते हैं, लेकिन यहाँ पे पॉइंट आया है कि हम किन चीजों को अंतरण नहीं कर सकते। और यहाँ से एग्जाम में बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। नंबर 1 है विभाजन संबंधी संपत्ति। जो ऐसी संपत्ति है जिसका विभाजन 2 दोस्तों में होना है, 2 भाइयों में होना है, 2 परिवार में, 2 समुदाय में होना है, तो ऐसी संपत्ति का हम अंतरण नहीं कर सकते, विभाजन नहीं कर सकते। BN सरीन बनाम अजीत कुमार, पॉपलाई AIR 1966, सुप्रीम कोर्ट 432। इसमें न्यायालय ने कहा कि विभाजन अंतरण की श्रेणी में नहीं आता है। जिस चीज का हम विभाजन कर रहे हैं, जिसका अधिकार है किसी समुदाय का, दोस्तों का, भाइयों का, तो वो अंतरण की श्रेणी में नहीं आता है। ठीक है, अब बात करते हैं कि सर अब से पहले तो आपने एक एग्जाम्पल दिया था कि अगर पिता अपने पुत्र को दे रहा है तो भाई वो क्या है, अंतरण है। क्या है, अंतरण। लेकिन पिता नहीं है और 2 भाई उसका क्या कर रहे हैं, बंटवारा कर रहे हैं, तो ये क्या है, विभाजन। ठीक है, और यहां पे क्या था, अंतरण में पिता अपना एक हिस्सा ले रहा था उसमें से। ठीक है, क्या कर रहा था, अंतरण कर रहा था, और यहाँ पे क्या है, विभाजन हो रहा है। ठीक है, ऐसी चीजें जिसमें दो व्यक्तियों का या 2 से ज्यादा व्यक्तियों का क्या हो, हक हो, तो उसका हम अंतरण नहीं कर सकते, उसका क्या होगा, विभाजन होगा। ठीक है, जैसे भाइयों में प्रॉपर्टी का बंटना, वो अंतरण थोड़ी है, भाई आपस में बांट रहे हैं, भाई भाई ने भाई को थोड़ी अंतरण करा है, पिता ने अंतरण करा है। ठीक है, और विभाजन के किसका हो रहा है, दो पक्षों का, यानी 2 भाइयों का। समर्पण एवं परित्याग, साधु माधोदास बनाम पंडित मुकुंद राम 1955। इसमें उच्चतम न्यायालय ने समर्पण, समझौता, बंटवारा, सुख भोग का सर्जन आदि समव्यवहारों को अंतरण नहीं माना जाएगा। देखो, एग्जाम में हमें थोड़ा ज्यादा नहीं लिखना है, लेकिन मतलब डिक्टो लिखना है, मतलब बिल्कुल सटीक चीज है। इधर उधर की रामलीला वाली कहानी नहीं लिखनी है। मैं जो बोलता हूं आपको समझाने के लिए बोलता हूं, मेरे शब्दों से अपने शब्द बनाओ और उनको बिल्कुल कम शब्दों में अच्छा लिख दो। ठीक है, तो यहां पे जैसे बोला है, उच्चतम न्यायालय ने कहा है जो हम समर्पण करते हैं या हम आपस में कोई समझौता करते हैं, भाई भाई बंटवारा करते हैं, या हम कोई संपत्ति का सुख भोग रहे हैं, तो ऐसी चीजों का अंतरण नहीं होता है। ठीक है, दूसरी बात, जब हम कोई एग्जाम कर रहे होते हैं, आंसर कर रहे होते हैं एग्जाम में, तो वहां पे सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होती है हमारी डेफिनेशन। अगर डेफिनेशन नहीं है एग्जाम मतलब क्वेश्चन के अंदर, तो हमें अपने पेपर में
अच्छे से नंबर लाने के लिए हमें केसों पे ज़्यादा फोकस करना होता है। तो इसलिए मैंने यहाँ पे 2 केसों को रखा है, केस नंबर 1, केस नंबर 2, ठीक है। और आगे भी केसेस हमें आपको मिलेंगे। तो जो हमारे नंबर आते हैं, एक तो हमारे हेडिंग्स पे आते हैं और दूसरे हमारे केसेस पे आते हैं। अगर डेफिनेशन होती हैं तो डेफिनेशंस पे ज़्यादा आते हैं। दूसरी बात, हमारे स्टडी में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जैसे इकोनॉमिक्स होता है हमारा, ठीक है, और ये लॉ, ये क्या कहते हैं, आप ज़्यादा ना लिखो, कम लिखो, लेकिन कैसा लिखो, सटीक और राइट, ठीक है। इकोनॉमिक्स भी हमें, इको भी हमें यही समझाती है और लॉ भी हमसे यही कहती है, आप लिखो लेकिन सटीक लिखो, ज़्यादा मत लिखो, ठीक है। इधर उधर की फिजूल बातें मत लिखो। तो हमें क्या करना है, पॉइंट टू पॉइंट चलना है। और ये सारी चीज़ें आपको मैं पॉइंट बाय पॉइंट करा रहा हूँ, कोई ज़्यादा इधर उधर की बात नहीं है, ठीक है। आप अगर इसे लिखने बैठोगे, आपको बहुत अच्छे से, प्यार से, बहुत जल्दी लिख लोगे अपने पेपर में, ठीक है। आगे चलते हैं। तीसरा पॉइंट है, पहला हो गया विभाजन, दूसरा हो गया समर्पण, तीसरा होगा पारिवारिक बंदोबस्त। इसमें हमें क्या कहना है, जैसे एक एग्जाम्पल इसमें भी दे दिया है हमने, बस सिर्फ एग्जाम्पल लिख देना है, ज़्यादा अपने माइंड को प्रेशर में नहीं लाना है। इंद्रपाल बनाम सरनाम सिंह, AIR 1951, ठीक है। दूसरी बात, अगर किसी कारण से आपको ये सन नहीं रिमेम्बर हो पाते हैं, याद नहीं रह पाते हैं, तो आपको लिखना ज़रूरी नहीं है, लेकिन ये नाम आपको लिखना बहुत ज़रूरी है। सन अगर भूल जाते हो तो कोई बात नहीं, ठीक है। अब आता है सुखाचार, शीतल चंद्र बनाम डेलाने, कोलकाता हाई कोर्ट। दूसरा है इसमें ट्रेडर्स मिनरल ली बनाम धीरेन्द्र पटना हाई कोर्ट। इसमें 2 एग्जाम्पल दे दिए हैं। सुखभोग का बता चुका हूं, सुखाचार। आगे आता है नंबर 5, भार, गोविंद बनाम द्वारिकानाथ। भार का अधिकार भारित संपत्ति से धन वसूल करने के लिए लेनदार के पक्ष में सूचित किया जाता है। इसमें है कि जब हम किसी संपत्ति पर किसी अन्य व्यक्ति का अधिकार है और हम उसे अंतरण करने की सोच रहे हैं और उस पर किसी प्रकार का पैसा है, तो हम उसे वसूल करने के लिए या धन प्राप्त करने के लिए उस पर भार डालते हैं, ठीक है। हमें ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है और ज़्यादा प्रेशर नहीं लेना है, क्योंकि एक आगे चलते हैं। संपत्ति अंतरण अधिनियम 1882 के अनुसार अंतरण 5 प्रकार के होते हैं। नंबर 1 विक्रय, नंबर बंधक, पट्टा, नंबर 4 विनिमय, नंबर 5 दान। ये जो पॉइंट है आने वाले हमारे क्वेश्चंस में बिल्कुल ओपन करके आपको समझाएंगे और अच्छे से आपके दिमाग में डाल देंगे, ठीक है। इस क्वेश्चन में सिर्फ हमें इतना ही याद करना था, इतना ही लिखना था, इससे ज़्यादा हमें लोड नहीं लेना है, प्रेशर नहीं लेना है। और भाई कुछ लिख रहे थे कमेंट में कि सर हमें याद नहीं हो पाता है, तो भाई याद करने का सबसे आसान तरीका है, मैं बता देता हूँ कि जैसे ये क्वेश्चन है, पहले एक बार आप वीडियो देखो, वीडियो देखते समय अपने नोट्स बना लो। नोट्स बनाने के बाद इसको फिर एक बार रीड करो कि हमने क्या पढ़ा है, उसके बाद इसे लिख के देखो। उसके बाद आप इसे दूसरी बार में, सेकंड टाइम में जब आप इसे राइट करोगे, तो आपको पूरा नहीं लिखना है, सिर्फ इम्पोर्टेंट जो पॉइंट होते हैं जैसे वो लिखने हैं। जैसे विभाजन लिख लिया आपने और इसका क्या कर लिया, केस लिख लिया। समर्पण, ये हेडिंग्स लिख ली, इसका केस लिख लिया। पारिवारिक बंदोबस्त लिख लिया, केस लिख लिया। तो इस प्रकार से हमें पॉइंट बनाने हैं, ठीक है। और जो हमारे इम्पोर्टेंट चीज होती हैं, सन होते हैं, उनको हमें याद करना है, उनको ही लिख लिख के देखना है। एग्जाम टाइम से पहले हमें क्या करना है, जो हमारे इंपॉर्टेंट पॉइंट होते हैं उनकी हेडिंग्स बनाओ क्वेश्चन वाइज। वो एक क्वेश्चन का मैं आपको करके दिखा दूंगा अगली वीडियो में, और उसी प्रकार से आप भी तैयारी करना, ठीक है।
आपने वीडियो को अंत तक देखा, मुझे अच्छे से सुना, उसके लिए धन्यवाद। टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद, जय भारत।